मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंतर्गत जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक और आता है उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम से स्पष्ट है, ट्राइगोन का मेजरमेंट होता है। ट्राइगोन यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? साइड होता है, एंगल होता है, तो उन्हीं का मेजरमेंट करना होता है, उनके बीच रिलेशन को पढ़ना होता है। तो पहले हम एंगल को जानते हैं कि एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो जो एंगल होता है उसको नापने के दो तरीके हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा है रेडियन में। ठीक है, आपने डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ रखा होगा पहले से, नहीं पढ़ा तो भी जान लें। नापने के दो तरीके हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री में क्या होता है, अगर हम डिग्री यानी सेक्सिजिस्मल मेथड जिसे कहते हो, उसमें क्या होता है, हम पहले एक राइट एंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ले लिया, समकोण, जिसके 90 इक्वल पार्ट्स कर दे और हर एक पार्ट को नाम दिया जाता है डिग्री। यानी ये क्या है, 90 डिग्री, इसको डिग्री पढ़ते हैं। एक राइट एंगल लिया गया और उसके 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, हर एक पार्ट को नाम दिया गया डिग्री। यानी एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। अनदर, फिर इसको और क्लासिफाई किया गया, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए गए और हर एक पार्ट को एक नाम दिया गया मिनट। मिनट। इसके बाद 1 मिनट लिया गया, इस 1 मिनट के टोटल 60 पार्ट्स किए गए और उनको नाम दिया गया सेकेंड। सेकेंड्स। इस तरह से डिग्री में हमने क्लासिफाई किया कि कैसे उसको हम और छोटे छोटे टर्म में तोड़ सकते हैं। एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में करने पर हर एक पार्ट को डिग्री नाम दिया जाता है। एक डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करने पर हर एक पार्ट को मिनट नाम दिया जाता है। और 1 मिनट को 60 पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है 60 सेकेंड्स। यानी हर एक पार्ट उसका एक सेकेंड कहलाता है। ये तो डिग्री की बात थी। सेकेंड थिंग आता है रेडियन। रेडियन दूसरा, जिसे सर्कुलर मेजर के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्कुलर मेजरमेंट जब करते हैं उसमें जो एंगल का यूनिट लिया गया है वो है रेडियन। असली में तो यही माना जाए यूनिट है रेडियन ही। आपने पढ़ा भी होगा कि कोण का मात्रक रेडियन होता है। तो सर्कुलर मेजर में करते क्या हम, सर्कुलर मेजर में जो एंगल को डिफाइन किया गया है, जैसे कि एक सर्कल है, इसके केंद्र ओ पर, यहां पर हमने छोटा सा ये आर्क ले लिया। ये मान लो कि ये आर्क है एस और इसकी रेडियस है आर, यहाँ कोण बनाता थीटा। तो इसमें जो कोण डिफाइन किया गया है, जो एंगल डिफाइन किया गया है, वो एंगल को परिभाषित किया गया है आर्क अपान रेडियस। रेडियस हिंदी में कहते हैं चाप बटे त्रिज्या। आर्क का काम ये करेगा एस, यानी कि अगर थीटा लेते हैं तो आर्क का काम एस करेगा और रेडियस आर है। एस बाई आर, इसका यूनिट लिया जाता है रेडियन। अब अगर हम पूरे सर्कल की अगर बात करें, अगर हाफ सर्कल की बात करते, जैसे सर्कल है, ये इतना पार्ट अगर लेते हैं तो ये एंगल 180 होता है। और अगर हमको कंप्लीट सर्कल करना है तो यहां से नीचे से और ले लो, इतना 180 और आ गया। 180 प्लस 180 टोटल हो गया 360। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल क्या करेगा, सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल जो होता है क्या करता है, सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां से 360 डिग्री जो होगा, ये जो 360 डिग्री होगा, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये तो होता है। तो पहले तो आर्क, आर्क मतलब कंप्लीट सर्कल, यानी इसका पेरीमीटर हो गया कितना, 2 पाई आर। ये तो होता है सर्कल का जो परिमाप होता है या परिध जिसे कहते हो, परिध कितना होता है वृत्त का, 2 पाई आर। ये क्या काम करेगा, आर्क का, चाप का, और रेडियस इसका आर है। मान लो अगर रेडियस आर हो तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल। क्या पता चला कि जो 2 पाई है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, यानी 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। 2 से भाग कर दोगे तो पाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो याद रखिए पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री। रेडियन का सिंबल ऐसे लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। तो ये पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच संबंध निकालने में काम आएगा। तो अपने पास ये पता चल गया कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर ऐसा है तो एक रेडियन या एक डिग्री कितना हो जाएगा,
1 डिग्री अगर निकालेंगे, तो 1 डिग्री अगर निकालना है तो 180 बटे में आ जाएगा, यानी पाई अपान 180। अगर आप 1 डिग्री निकालते हो तो पाई अपान 180 रेडियन हो जाएगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। 1 डिग्री का मतलब पाई अपान 180 रेडियन। अगर आपको कोई भी कोण दे दे, मान लो कि थीटा डिग्री ले ले, तो क्या करना है, पाई बाय 180 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा इंटू पाई अपान 180 रेडियन। तो ये अपने पास एक फार्मूला बन गया, जिसकी सहायता से हम डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। ऐसे पाई अपान 180 से सीधा मल्टीप्लाई करके। आई होप इतना समझ गए। तो ये फार्मूला काम का है, जिसको ध्यान रखना है कि थीटा अगर डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, पाई अपान 180 से सीधा मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अगर आपके पास 30 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपान 180, 36 का होता है तो पाई बाय 6 हो गया। 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल होता है। 45 डिग्री अगर हो तो 45 डिग्री को क्या लिखेंगे, 45 इंटू पाई बाय 180, काट दो इसको, 4 टाइम्स आएगा, यानी पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे 60 डिग्री हो तो क्या करेंगे, 60 इंटू पाई अपान 180, 60 से काट दो इसको, 3 आ जाएगा यहाँ पर, पाई बाय 3 हो गया। 90 डिग्री अगर हो, 90 डिग्री है तो क्या करेंगे इसको, 90 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपान 180, 92 जा, यानी पाई बाय 2 आ गया। अगर आपके पास 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 180 इंटू पाई अपान 180, 180 से 180 कट गया, कितना आ गया, पाई आ गया। मान लो आपके पास 270 डिग्री आ जाता है, तो 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, क्या करो, 270 को मल्टीप्लाई करो पाई अपान 180 से, कैंसिल कर लो भाई, एक जीरो कट जाएगा। यहां से 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 3 पाई बाई 2 आ गया, ये 270 डिग्री हो गया। अगर आपके पास 15 डिग्री आ जाए, 15 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो क्या करें, 15 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपान 180, तो 5 से 15 है, 15 से कैंसिल करेंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी पाई बाई 12 हो गया। ठीक है, ऐसे आपके पास पता चला 18 डिग्री आ जाए, तो 18 डिग्री करोगे तो बनेगा पाई बाई 15 रेडियन। इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, अगर आपसे कभी पूछ ले, मान लो कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, सिंपल पूछ ले, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो अगर आपके पास एक रेडियन है तो डिग्री में बदलना, तो डिग्री में उल्टा काम करेंगे, क्या करेंगे, 180 अपान पाई करेंगे। ठीक है, जब डिग्री था 1 डिग्री पाई अपान 180 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपान पाई डिग्री, ये डिग्री में हो जाएगा। पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो, 180/22/7 रख दो, 7 ऊपर चला जाएगा डिग्री। तो इसको जब आप हल करोगे तो अप्रॉक्स में आता है 57 डिग्री, लगभग 57 डिग्री आता है। आप अगर और अच्छे से लर्न रखते हो तो 57 डिग्री 17 मिनट और 45.5 सेकेंड इतना होता है। लेकिन आप अप्रॉक्स में 57 डिग्री याद रख सकते हो कि 57 डिग्री होता, 1 रेडियन में 57 डिग्री होते। तो ये थी डिग्री और रेडियन की बात। इसके बाद हमको नापना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंपली क्या बताते हैं, एंगल और ट्रायंगल की साइड का एक रिलेशन बताते हैं। तो इसके लिए कुछ रेशियोज डेवलप किए गए, टोटल 6 रेशियोज हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में बहुत अच्छे से। नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ लीजिए, अगर पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छे से उसको रिवीजन करना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए गए 6 टोटल। कौन कौन है, एक है साइन,
कोसाइन यानी कॉस, टेंजेंट सिंपली टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट यानी कॉट, देन सेक सेकेंट बोलते हैं, फिर कॉसेक यानी कोसेकेंट। ये 6 रेशियोज हैं जिनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये अब इनकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, इसके साथ एंगल लगाना पड़ेगा। तो एंगल के लिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो ए बी सी। यहां पर मान लो कि ये कोण थीटा बनाता है, ये समकोण है। आपको पता है कि 90 डिग्री जो होता है ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है, इसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हो, हाइपोटेन्यूज या जिसे आप कर्ण कहते हो। थीटा के सामने वाली साइड ये हाइट या परपेंडिकुलर कह सकते हो इसको, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहते हैं। और थीटा जिसके सहारे रखा है उसको बेस कहते हैं, आधार। जो थीटा को पकड़ के रखेगा उसी को हम कहेंगे बेस यानी कि आधार कहेंगे। अब बिना एंगल के इसको लिखना बेकार है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जिनको जाना जाता है। इनको डिफाइन किया गया है सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कहते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटे कर्ण। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसे लिखा जाता है, परपेंडिकुलर मींस लंब और आधार का मतलब होता है, बेस का मतलब आधार। कॉट थीटा ये टेन का उल्टा होता है, बी बाई पी। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, एच बाई बी। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, एच बाई पी। ठीक है, आप बस सीधा ये याद रखिएगा, पी बी एच, पी बी एच। और नीचे सॉरी पी बी एच नहीं होता है, पी बी पी होता है, पी बी पी। और नीचे होता है एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, इतना याद रखिए। P by H दिस रिप्रेजेंट साइन, B by H रिप्रेजेंट करता है कॉस, और P by B जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है टैन, साइन कॉस टैन। कॉट उल्टा हो जाएगा यहां से, B by P। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक हो जाएगा H by B। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी H by P हो जाएगा। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जो भी तरीका बनाना चाहे याद करने का कोई भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 रेशियोज, और आई होप कि आप सबको लर्न भी होगा क्योंकि आपने पहले इसको पढ़ रखा है। इसके अलावा जो काम आता है वो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी परिचित है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल एक इक्वेशन है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे भी आप परिचित हैं क्योंकि ये बड़े काम का होता है, अक्सर हर जगह इसका यूज करते ही करते हैं, तो इससे भी आप परिचित ही हैं। हिंदी में कहेंगे इसको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, ये हमेशा मत सोचना कि नीचे जो लिखा वही आधार है। पता चला ऐसा ट्रायंगल हो जाए, यहां पर राइट एंगल है और यहां पर थीटा है। अब आप इसमें पता करो कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। जो 90 डिग्री उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। थीटा के सामने की साइड लंब हो गई परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा बना है वो बेस होता है। ये हमेशा ध्यान रखो।
आपके पास पता चला ट्रायंगल ऐसे है, यहाँ थीटा है। अब आपसे सब कुछ डिसाइड करना कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान रखना राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जिस पर थीटा बना वो बेस होता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होता, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये थीटा पर डिपेंड करते हैं कि थीटा कहाँ पर है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। त्रिकोणमिति के जो 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, इनको जान चुके। तो इनको जानने के बाद चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, और इसकी साइड है मान लो 3 है, ये 4 है, जो भी नाम देना दे दो, ए बी सी। तो ये साइड ए सी कितनी होगी, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से h इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, बेस है 3, 3 का स्क्वायर 9, और परपेंडिकुलर है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। हालांकि सबको याद होगा 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक होते हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमको ये एंगल भी मालूम होने चाहिए। छोटे कोण के सामने का कोण छोटा होता है 37, और बड़े कोण के सामने का कोण बड़ा होता है 53, और ये 90 होता है। ठीक है, कोण भी याद रखें, 3 4 5 साइड वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एंगल जो होते हैं 37, 53 और 90 होते हैं, क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। अब आपसे इसमें पूछे बताओ साइन 37 कितना होगा, या पूछ ले साइन 53 कितना होगा, पूछ ले आपसे कॉस 37 कितना होगा, कॉस 53 कितना होगा, या पूछ ले टेन 37, टेन 53, एंड सो ऑन, जितने भी हैं सबको पूछ सकता है आपसे। तो साइन 37, तो पहले हमको साइन, कॉस और टेन इन सब के बारे में जानकारी हो। साइन में क्या होता है, साइन का जो पढ़ते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखते हैं और बेस देखते हैं, किसके लिए, 37 के लिए। 37 कहाँ बना है, ये जहां 37 बना है उससे ये वाली जो साइड होगी वो बेस का काम करेगी, और 37 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, और हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है। तो 37 के लिए पहले क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो साइन 37 की वैल्यू 3/5। अगर साइन 53 निकालना है, 53 कहाँ है, यहाँ है, तो 53 जिस साइड से बना हुआ ये साइड बेस का काम करेगा इस केस में 53 के लिए। अगर ये बेस है तो उस केस में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, 53 के सामने वाली साइड 4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 5, 4/5। ऐसे cos 30 से cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण जिसे कहते हो। तो 37 के लिए आधार का काम कौन करेगा, ये काम करेगा, ये इस समय बेस का काम करने वाला है फॉर 37। तो आधार हो जाएगा 4, और कर्ण कितना है 5। समझे, एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। cos 53 निकालना, तो 53 ये रहा, 53 के लिए बेस का काम 3 करेगा, और हाइपोटेन्यूज तो 5 ही रहेगा, तो 3/5। आई होप समझ गए। tan 37 निकालना है, तो tan 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। 37 के लिए लंब का काम 3 करेगा, और आधार का काम 4 करेगा। ऐसे tan 53 है, tan 53 के लिए बेस कौन है, 3 है, परपेंडिकुलर कौन है, 4 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी वैल्यू याद रख सकते हैं, याद क्या रखना है, निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल के हमको एंगल पता हो तो, एंगल पता है उससे साइड भी पता कर सकते हैं। तो ये 37 53 वाली वैल्यू याद रखें तो ज्यादा बेटर रहता है। जनरली जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिकोणमिति को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते।
उनको जो अच्छा लगता है वही सिंपल प्लस करना माइनस करना, उसी में वो अपना कंफर्ट फील करते हैं। अपने कंफर्ट को छोड़ोगे तभी आप कामयाब होगे। इसके लिए एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा था, उसको पक्षियों को पालने का बड़ा शौक था और उसने दो पक्षी पाले, बाज। दो बाज को पाल लिया। फिर उसने ट्रेनर ढूंढा, एक बढ़िया सा ट्रेनर, और उससे कहा कि इनको उड़ने की ट्रेनिंग दो। ट्रेनर ने ट्रेनिंग देना शुरू किया तो एक जो बाज था वो तो बड़े आराम से उड़ रहा था। जैसा इशारा करता था यूं वैसे उड़ता था, जिस स्टाइल में करता था वैसे उड़ता था। लेकिन दूसरा वाला जो था, वो दूसरा क्या करता था, एक पेड़ था, उस पेड़ की डाली पे बैठ जाता था। जैसे ही उसको कुछ भी इशारा करे, कुछ भी कहे, वो क्या है, वो उड़ के जाए और उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाए। उसने बहुत कोशिश की पर उसको सुधार ना सका, उसको ट्रेन नहीं कर सका। राजा ने एक हफ्ते बाद जब उससे पूछा कि बताओ क्या प्रोग्रेस है, उसने सारी कहानी बताई कि एक उसको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर उसको मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ, वो नहीं उड़ पा रहा है, और दूसरा वाला बहुत ट्रेंड हो गया है। राजा ने 1 महीने का समय दिया कि 1 महीना और कोशिश करो। उसने 1 महीने और कोशिश की, फिर भी कुछ ना कर सका। फिर राजा ने क्या किया, अपने पूरे इलाके में, जिस जहाँ के वो राजा थे, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। इनाम रखा कि जो भी इस बाज को उड़ना सिखा देगा, उसको ट्रेंड कर देगा, उसको मैं जो भी इनाम रखा हो इनाम दूंगा, बड़ा लंबा चौड़ा इनाम दूंगा। तो एक किसान था, उस किसान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने कहा ठीक है, मैं इस बाज को उड़ना सिखाऊंगा, क्योंकि उसको जरूरत थी। तो उसने क्या किया, ट्रेंड करना शुरू किया। तो जब शुरू किया तो वही काम फिर वो करता, कितना भी कोशिश कर ले, वो जाके उसी पेड़ पे बैठ जाता था, पेड़ की डाली पे बैठ जाता था। जब किसान ने कई बार देखा तो उसने क्या किया, एक कुल्हाड़ी उठाया और कुल्हाड़ी से पेड़ की जिस शाखा पे वो बैठता था उसको काट डाला। जब उसको काट दिया, फिर उसने जब इशारा किया उड़ने के लिए, तो उस बार क्या हुआ, बाज उड़ गया, दूसरे बाज के साथ उड़ने लगा हवा में, चीरता फाड़ता हुआ एकदम बढ़िया से ट्रेंड हो गया, और उसने ट्रेंड करके फिर राजा को दिया। तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला कि हमें अगर कुछ हासिल करना है लाइफ में, अगर कोई गोल है हमारा, कोई उद्देश्य है, उसमें अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो बस इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए। फिर देखिए, आप किसी भी टॉपिक में कमजोर नहीं रह जाओगे।